Hello students. So today I am going to start with lecture series of BSc and BTech. तो सबसे पहला टॉपिक हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन. सो आज की क्लास में हमारा डबल इंटीग्रेशन ही कैरी किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास इससे आगे जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है हम वो स्टार्ट करेंगे. तो आई विल ट्राई टू कवर अप दिस डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन 3 और 4 वीडियोज़ के अंदर हम कवर कर लेंगे 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर. राइट, ओके. तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड हाउ इट इज परफॉर्म. जो हमारा प्री बेसिक्स है जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा. ठीक है, हम उन सभी चीज़ों को पहले कवर कर लेते हैं. उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे विद दीज क्वेश्चंस. राइट, ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं सो दैट कि हमारा टाइम जो है वो सेव किया जा सके. और इन क्वेश्चंस को हम परफॉर्म करेंगे. पहले वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कार्टेशियन फॉर्म में है, सेकंड वाले जो है हमारे वो पोलर फॉर्म में होंगे. तो हमको यहाँ पर पहले तो इंटीग्रेशन के हमारे 2 वेज हैं. ठीक है, रेफरेंस फ्रेम्स जो हमने 11th-12th में पढ़े थे, स्पेशली क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स बीटेक एंड बीएससी वालों के लिए, तो दीज आर साइंस स्टूडेंट्स, तो उनको ऑलरेडी पहले से पता है कि व्हाट आर रेफरेंस फ्रेम्स. तो अल्टीमेटली हमारे पास डिफरेंट काइंड के कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हो सकते हैं. एक सबसे फेमस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम जिसमें कि हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ. राइट, इसी तरीके से हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है, जिसमें कि हम आर और थीटा की फॉर्म में वर्क करते हैं. इसके बाद हमारे पास सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं. इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को भी हम बाद में लेटर ऑन वी विल डील ऑल दीज सिस्टम्स ऑल्सो. ठीक है, पहले हम वो चीज़ें कर लेते हैं जो हमारे लिए पहले इजी पड़ेगा. राइट, तो हम डबल इंटीग्रेशन से शुरुआत करते हैं. सबसे पहले कि इंटीग्रेशन का हमारा मीनिंग क्या है. कि अगर लेट्स से आई विल राइट इंटीग्रेशन आई एज वाई डी एक्स, देन व्हाट डज दिस इम्प्लाई. इन सम कार्टेशियन प्लेन, let's say I am having this curve and I have to integrate this curve starting from A to B, limits over the x, this is x axis, this is y axis, x per limit लेकर, and I have divided this whole area under this curve into small vertical strips. Let's say this vertical strip has width dx, right? This is infinitesimally small separation which is the width dx, जो कि मैंने ले रखा है. a से स्टार्ट होगा x का लिमिट और वो इंटीग्रेट करता हुआ मीन्स ये सारे एरिया को कवर करता हुआ b तक के एरिया को कवर करेगा. एंड वी विल बी हैविंग सम ऑफ ऑल द एरियाज, दैट इज द सम ऑफ द ऑल द एरियाज मीन्स एरिया अंडर दिस कर्व. राइट, इसको हमें इंटीग्रेट करना है. तो दिस मीन्स माई इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ओवर द वेरिएबल x ऑफ द फंक्शन y दैट आई कैन राइट, समटाइम्स आई कैन राइट इट एज f of x. राइट, अभी मैं सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में बात कर रहा हूँ. सो दिस इंटीग्रेशन विल गिव यू फिजिकल सिग्निफिकेंस इज गिवन बाय दिस एरिया. राइट, एरिया अंडर दिस कर्व, तो हमें वो दिया जाएगा. राइट, सो लिमिट्स हमारा x पर रन करेगा क्योंकि वेरिएबल हमारा x है a से b तक. राइट, तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेंगे. तो ये जो भी निकल कर आएगा वो एरिया का यूनिट होगा. अगर मान लीजिए कि हमारा ये कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं भी होती हैं तो भी हम एरिया की फॉर्म में स्क्वायर यूनिट्स वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ द स्क्वायर यूनिट्स. राइट, और अगर हमारा कोई प्रॉपर ऐसा यूनिट्स के साथ गिवन है x एक्सिस और y एक्सिस, लेट्स से मीटर्स और सेंटीमीटर्स, तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर्स. राइट, अकॉर्डिंगली हम फिजिकल क्वांटिटीज को हम लिख लेंगे. लेकिन ये तो था हमारा 11th-12th तक, ये हमने सब परफॉर्म कर चुके. लेकिन अब हमको देखना है कि अगर हमको किसी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है और वो जो इंटीग्रेशन हमारा परफॉर्म किया जा रहा है वो उसका कमांडिंग वेरिएबल कोई और है. मीन्स अभी हम पहले लिखते हैं, एक बार समझते हैं कि यही सारा एरिया अब हम जो ले रहे हैं वो हम 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर ले ही रहे हैं. लेकिन लेट्स से कि मेरा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है एंड वी आर हैविंग 2 कर्व्स, लेट्स से दिस और दिस. अब आपका जो लिमिट्स है लेट्स से ए से बी तक का है, राइट.
सो आपका x का जो लिमिट है वो a से b तक जा रहा है। देखो ध्यान रहे, हम इस एरिया को इवेल्युएट करना चाहते हैं। वी आर हैविंग टू कर्व्स, वन दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड अनदर दिस इज कर्व, राइट। सो मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा y वेरिएबल है, मीन्स y वेरिएबल की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास हमने ये कर्व को इंटीग्रेट किया था, ये कर्व की इक्वेशन यहाँ पर हो सकती थी, लेट्स से y = x² + 4x + y लाइक दिस। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन थी इन टर्म्स ऑफ x, दिस y वाज द फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली ये हमारा एक कर्व है, इसको मैंने स्ट्रेट लाइन अज्यूम किया है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो लेट्स से दिस इज y1 एंड अपर कर्व इज y2, ठीक है। हमारे पास देयर कैन बी डिफरेंट कर्व्स। सो अल्टीमेटली मेरे जो कर्व्स हैं, अगर मैं एक स्मॉल स्ट्रिप कट करता हूँ, लेट्स से दिस इज योर स्ट्रिप, दिस स्ट्रिप द लोअर लिमिट ऑफ दिस लोअर वेरिएबल लिमिट, ध्यान रहे वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रिप यहाँ पर कट करेंगे तो ये वाला y का वैल्यू ये ना होकर वो स्लाइटली लोअर रहेगा। तो आप सोचिए कि लोअर लिमिट जो है वो जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करेंगे वो लोअर लिमिट भी चेंज हो रहा है, एंड सिमिलरली y यानी अपर लिमिट जो है वो भी आपका चेंज हो रहा है। एंड देयरफॉर आई रोट देम y1 एंड y2, वेयर दिस y1 will be function of x and this y2 will also be function of x, right? And therefore this integration, this area, my area in this double integration, ध्यान रहे अब हमारे पास यहाँ कमांडिंग वेरिएबल्स हैं, मीन्स हमारी कमांडिंग इक्वेशंस हैं जो कि इस पूरे इंटीग्रल को कमांड कर रही हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रही हैं, ठीक है। सो y1 एंड y2 ये हमारा इस पूरे इंटीग्रल, ये जो एरिया है हमारा, उसको कमांड करेंगी। और कैसे कमांड करेंगे, यूजिंग दीज इक्वेशंस, जो वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस होंगे उनके थ्रू, ठीक है। सो अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पर ये डबल इंटीग्रेशन लगाता हूँ, नाउ आई विल बी हैविंग सम फंक्शन लेट्स से f which can contain x and y both variables। ये फंक्शन जो है हमारा x and y, x और y दोनों का वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। एंड वी हैव टू evaluate डबल इंटीग्रल दैट इज विद रिस्पेक्ट टू dx and dy एज वेल, ठीक है। यहाँ पर हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा x का इंटीग्रल इंडिपेंडेंट है y इंटीग्रल से, ठीक है। और ये हमारे ये वेरिएबल्स ये इनके फॉर्म से या इनके थ्रू हम इनको कमांड करेंगे इस फंक्शन को, यानी पहला इंटीग्रेशन परफॉर्म करते समय, दूसरा इंटीग्रेशन परफॉर्म करते समय। इसको हम बेटर समझेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो अब मान लो कि मैं ये पहला इंटीग्रेशन परफॉर्म करता हूँ y के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान रहे हमारा ये जो मैंने लिखा हुआ है, अभी इस समय मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पहले x का इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जाएगा, जो पहले क्लोज बाय लिखा गया है, पहले हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे एंड देन y के रेस्पेक्ट में। मान लो कि आप उल्टा करना चाहते हैं, कि आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं सेम फंक्शन का, लेकिन पहले y के रेस्पेक्ट में एंड देन x के रेस्पेक्ट में। सो यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, let me erase this, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, कि पहले हम y को इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान रहे हमको x का इंटीग्रेशन बाद में करना है। अगर हमें x का इंटीग्रेशन बाद में करना है, दिस मीन्स हमारा ये जो इंटीग्रल है वो इन टर्म्स ऑफ x रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने एक y1 को और y2 को x की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये x की लिमिट y की किसी एक y की वैल्यू से जो कि इन टर्म्स ऑफ x होगी, y की दूसरी वैल्यू जो कि इन टर्म्स ऑफ x होगी अगेन तक जाएगी, या हमें देखना है। ध्यान रहे इन इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते समय पहले हमारी स्किल्स यूज की जाएंगी प्लॉटिंग वाली, हमको प्लॉट करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर हम प्लॉट कर पाएंगे देन ओनली वी विल बी एबल टू परफॉर्म दीज इंटीग्रेशंस, राइट। सो अभी देखिए इंटीग्रेशन में मेरे पास यहाँ y1 से शुरू होकर ये y2 तक गया, एंड अब यहाँ ये जो y1 और y2 है दोनों ही हमारे x के फंक्शंस हैं, तो अल्टीमेटली ये मेरा जो ब्रैकेट रहेगा वो x की फॉर्म में रह जाएगा। अब जब वो सारा x की फॉर्म में रह जाएगा तो इंटीग्रेशन मुझे लास्ट में परफॉर्म करना है x के रेस्पेक्ट में। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट्स x के लिए a से b तक जा रही है और वो लेट्स से a से b तक जाएंगे, तो आप इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप इसे ऑन द अदर वे राउंड परफॉर्म करना चाहते हैं, मीन्स पहले आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं x के लिए, तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे ये वाला इक्वेशन है, इसमें y को आप कांस्टेंट ट्रीट कर लीजिए, 5 को उधर भेज दीजिए, x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, x का वैल्यू निकाल दीजिए, वो जो x का वैल्यू आएगा वो
y के टर्म्स में आएगा। तो नाउ यू विल बी हैविंग वैल्यूज ऑफ y। अब वो y का वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने ये लिखे हैं उसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ x1 विच विल बी फंक्शन ऑफ y, ऐसे ही x2 विच विल बी फंक्शन ऑफ y, राइट। तो x1 से x2 फंक्शन ऑफ y फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यूट होगा एंड देन ये सारा क्वांटिटी जो है वो मेरा y के टर्म्स में बचेगा एंड देन वी कैन इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल ओवर द y। अब y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है ध्यान रहे। अब हमको जैसे ये वाला इंटीग्रेशन है इसमें हमारा y का लिमिट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक कहाँ तक जा रही होगी, लेट्स से ये, ठीक है, लोअर पॉइंट से। तो वो लोअर से मैक्सिमम जहाँ तक जा रही होगी हम उसको परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ध्यान रहे हमारे यहाँ पर दो कर्व्स है, एक ये अराउंड द y, ध्यान रहे हम यहाँ ये वाला एरिया निकालना चाहते हैं ये वाला, इसलिए हम y के अराउंड निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये, अब जैसे हम सोचिए एक बार कि अगर मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ तो इसके नीचे वाला एरिया ले रहा हूँ, और अगर मैं y के अराउंड ले रहा हूँ तो जो कर्व इस तरफ बन रहा होगा उसके ऊपर उससे इस तरफ वाला एरिया लूँगा टुवर्ड्स द y, ठीक है। ये आपने क्लास 12 में भी इंटीग्रेशन परफॉर्म किए होंगे, राइट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो हमारे पास ये कर्व रहेगा और ये वाला कर्व रहेगा, इसके अंदर वाला सारा एरिया। उसके लिए हम ये इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे, हमारे दो इंटीग्रल्स बनेंगे, एक इस स्ट्रेट लाइन के लिए दूसरा इस स्ट्रेट लाइन के सेक्शन के लिए, इस वाले के लिए। तो हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब ध्यान रहे हम इंटीग्रेशन उस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारे पास इजी इंटीग्रल बने। जैसे कि इस वाले केस में मेरे को दो बार इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए y का मान, एक इस वाली स्ट्रेट लाइन के लिए y के मान। तो इसीलिए हम डेफिनेटली ये वाला नहीं करने वाले हैं, और साथ में हमको ये वाला भी इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, ये ऊपर वाला, तो उसको हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो इट इज बेटर नॉट टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन यूजिंग दिस वे, आई मीन y के अलाउंड में परफॉर्म करके हम x के अलाउंड करेंगे। तो ये स्मार्टनेस हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये हमारा सारा बेसिक था, ठीक है, जिसको कि हमें एक्चुअली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को पिक करते जाएंगे, क्वेश्चंस को परफॉर्म करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि किस किस क्वेश्चन में हमें क्या क्या तरीका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिस्ट कर रखे हैं उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में डिफरेंस है, मॉडिफिकेशन हमें अप्रोप्रिएट तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा सारा प्रोसेस रहेगा जिसको कि हमें इंटीग्रेट करना है, बेटर हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो मैं उस तरफ से इरेज नहीं करूँगा, ठीक है, सारा यही इरेज किया जाएगा इस तरफ वाला। राइट, ओके, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 अगेन 0 to x square plus y square dx dy। अब पहले तो लिमिट्स को देखकर देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको लिमिट्स के साथ दे रखे होंगे। अगर लिमिट्स दे रखी है ऑलरेडी तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लिमिट्स क्रिएट करनी, बनानी है खुद इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशंस को यूज करके, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है। अब आप खुद सोचो कि अगर हमारी वैल्यू यानी लिमिट्स ही x की टर्म्स में आ रही है तो वो इंटीग्रेशन किस काइंड का होगा। जैसा कि हमने अभी भी देखा था कि y1 वाज फंक्शन ऑफ x, तो y1 से y2 तक जा रही थी, उस टाइम पे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे y वाले को, ठीक है, तो y की लिमिट्स थी, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ x है तो ये y की ही लिमिट्स होंगी, तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है ऑन द अदर वे राउंड, यानी पहले हमें y का परफॉर्म करना है उसके बाद हमें x का परफॉर्म करना है, राइट। 0 to 1 0 to x square y square dy dx, राइट। अब पहले हमको ये परफॉर्म करना है, उसके बाद ये सारा इंटीग्रेशन ही मेरा x के फॉर्म में बचेगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू परफॉर्म ओवर द x, ठीक है। इस चीज़ का मैं ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा एक और तरीका भी है कि अल्टीमेटली अगर हम लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारा वेरिएबल x की ही फॉर्म में बचेगा, तो डेफिनेटली हमको जो x की फॉर्म में रिटेन रहेगा, यानी x का हमें बाद में इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि हमारा अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद भी वेरिएबल x बचा है, इसका मतलब सबसे आखिर में हमें x ही इंटीग्रेट करना है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, राइट। सो 0 to 1 इंटीग्रेट कीजिए। अब ध्यान रहे, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि x अगर मैं इंटीग्रेशन वेरिएबल y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसका मतलब उस टाइम पर मैं x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ,
फॉर द वेरिएशन ऑफ y, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 0 to x with integration of x square will be x square treated as constant and it will be y plus y cube divided by 3 limits 0 to x over dx। इसको परफॉर्म करते हैं 0 to 1 limits upper limit x cube plus x cube by 3 minus 0 further dx। So I left with 0 to 1, it is 4x cube by 3 dx, right। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, तो I will left with x4 and 4 डिवाइड में जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, I left with only 3, right। 0 to 1, so जब मैं 1 वैल्यू पुट करूंगा, so I left with only 1/3। अब ध्यान रखें, इसको देखो, what is this? This is dx dy। dx dy is nothing but evaluation of, let's say आप ये सारा एरिया अंडर द कर्व्स, कोई दो कर्व्स हो सकते हैं, let's say ये इनके बीच में से निकाल रहे हैं, तो आपने ये dx dy का मतलब है आपने ये स्मॉल सेक्शन अलोंग द x एंड ये स्मॉल सेक्शन अलोंग द y, ये आपने पिक किया है। dx dy का मतलब हमारे पास ये है, यानी हम evaluation कर रहे हैं फॉर दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया, ठीक है। इसीलिए समटाइम्स अगर आप यहाँ इंटीग्रेशन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ मैंने r लिखा हुआ है, r means the region bounded by these equations, r means region bounded by these equations, a means area bounded by these equations। तो वो हम देखेंगे, तो अल्टीमेटली these are the areas and therefore I have to write square units, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरिया परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, राइट। नेक्स्ट सी, जो मैथ्स है आपका, वो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस मांगता है। ध्यान रखिए कि जब तक आप बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखिए अगर मैंने क्वेश्चंस करवा दिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद कितना कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फॉर द रीजन आर which is given to you x plus y, function is given as x plus y, which is dy by dy and dx, and region is bounded by these equations। अब क्योंकि रीजन मेरा बाउंडेड है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2, ठीक है, y इक्वल्स टू x से y इक्वल्स टू x प्लस 2। अब देखिए पहले तो मेरे को सब कुछ गिवन था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब गिवन नहीं है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो रीजन बाउंड करना पड़ेगा। देखो जब तक लिमिट्स गिवन है तो ब्लाइंडली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन लिमिट्स नहीं है गिवन तो इसका मतलब आपको वो रीजन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको लिमिट्स ही नहीं पता है कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अभी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय these equations। x equals to 0, x equals to 0 is nothing but the y वाला line, ठीक है, y axis। x equals to 2 is, let's say this is 2, so let's say this is your x equals to 2, right। now y equals to x is the line which is passing through origin making 45 degree angle with the x-axis, right। now y equals to x plus 2, अगर मैं x का वैल्यू 0 डालता हूँ तो y का वैल्यू 2 आता है। this means let's say it is roughly 2, right। so it is the straight line and making angle 45 degree like this, right। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको कौन सा रीजन निकालना है, ध्यान रखें। let's say I cut this strip। अब ये देखिए इसमें स्ट्रिप में लोअर लिमिट ऑफ स्ट्रिप इज वेरिएबल,
अगर आप स्ट्रिप यहाँ कट करते तो वो लोअर पॉइंट यहाँ होता, स्ट्रिप यहाँ कट करते तो लोअर पॉइंट यहाँ होता। तो आपका लोअर पॉइंट भी वेरी कर रहा है और आपका पॉइंट भी वेरी कर रहा है। मीन्स लिमिट्स अगर मैं x के रेस्पेक्ट में सॉरी y के रेस्पेक्ट में पहले परफॉर्म करता हूँ तो x का जो लिमिट्स होंगी, क्या बोल रहा हूँ, अगर हाँ y के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो y वाला लिमिट्स ही वेरिएबल होगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना, कि अगर आप x का अलग अलग पोजीशन चूज करें तो y का वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले y के रेस्पेक्ट में परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई dy एंड dx। अब ध्यान रखिए कि ये मेरा लिमिट्स यहाँ से यहाँ तक गया है। अब ये इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल्स टू x, और ये वाला इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान रखिए y इक्वल्स टू x यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, y इक्वल्स टू x प्लस 2 इस पॉइंट पर भी होल्ड कर रहा है, और चाहे आप स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी रहेंगे तो वो होल्ड करेगा। दिस मीन्स whenever I am integrating with respect to y, तो मेरा y1 से y2 जाएगा और y2 का वैल्यू हो जाता है आपका x प्लस 2 और y1 का वैल्यू हो जाता है आपका x, ठीक है। अब और x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब आप इस x को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो ये पूरा देखिए ये स्ट्रिप जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा, तो ये एरिया जो है वो एवेल्यूएट कर लिया जाएगा, ठीक है, जो कि वेटेड किया जाएगा इस फंक्शन के द्वारा, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो उसको वेट करेगा मीन्स कितना अमाउंट में वो एरिया निकाला जाना है, ठीक है, तो हमारा वो निकाला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 एंड इट विल रन टुवर्ड अप टू द 2, सो 0 to 2, दैट्स इट। तो एक बार लिमिट्स डिसाइड हो गई उसके बाद हमारा इसका कोई ज़्यादा काम नहीं रह जाता है, हमारा इस क्वेश्चन का ही काम रह जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी करना है क्वेश्चन का, देन ओनली वी विल बी एबल टू गेट द मार्क्स, राइट। अब सिंपल x इंटू वाई, ठीक है, y ही हमारा वेरिएबल है इस तरह पर, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स x टू x प्लस 2 टाइम्स dx। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 0 से 2 एंड x प्लस 2 x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2, राइट। प्लीज पुट द प्रॉपर लिमिट्स। पहले मैंने x इक्वल्स टू 2 पुट किया है पूरे फंक्शन में, ठीक है, उसके बाद मैंने x पुट किया है पूरे फंक्शन में, आई हैव सब्ट्रैक्टेड द लोअर लिमिट, राइट। सो आई विल गेट 0 to 2 x square plus 2x plus it is x square by 2 plus 2 plus x minus x square minus x square by 2 का इंटीग्रेशन dx। x square से x square cancel, x square by 2 से x square by 2 cancel, I left with only 3x 0 to 2 only 3x plus 2, and when I am integrating 3x square divided by 2 and 2x limits 0 to 2, right? Okay, so what do I left with? It is limits 3 into 4 divided by 2. I am bad at calculation and therefore I am doing step by step. So it is 6 plus 4 which is 10 square units, right? So it is 10 square units. Who is calling? So I see later, right? So यहाँ तक क्लियर है, होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन 2 इज डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो प्लीज डू ऑल द स्टेप्स। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है या कहीं पर भी लगता है कि आपका ये स्टेप गलत हो सकता है, डू इट प्रॉपरली। सी
एमएससी में हमारे प्रोफेसर हुआ हैं, ठीक है, हमारे एमएससी के प्रोफेसर हुआ करते थे एंड ही इज रेनोन्ड साइंटिस्ट ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। तो ही यूज्ड टू से, प्रोफेसर पैट्रिक दासगुप्ता, ही यूज्ड टू से कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपका मिस्टेक हो सकता है तो सिस्टमेटिकली पूरा कीजिए बिट बाय बिट, ठीक है, सो दैट कि कहीं पर भी एरर के चांसेस ना हो। हमारे पास जब हम एमएससी में थे बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर चलती जा रही हैं। समटाइम पूरा का पूरा एक बोर्ड पे एक ही क्वेश्चन आती थी, राइट। और यू कैन से हाफ, और बोर्ड्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, राइट। तो वो बहुत बड़ी लॉन्ग लॉन्ग इक्वेशंस होने के बावजूद हम बहुत ज़्यादा केयरफुली करते थे। एक डेरिवेशन 15 डेज तक जाया करता था टेंसर्स में, ठीक है। वहाँ पर हम कॉस्मोलॉजी, जनरल रिलेटिविटी पढ़ा करते थे, उस टाइम पर हमारा क्लास जाया करता था, राइट। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि सिस्टमेटिकली करो, ठीक है, सिस्टमेटिकली करेंगे तो एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे और एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट एट द एंड, राइट। और अगर आप बार बार करेंगे तो इससे आप यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको हैबिट हो जाएगी, इसके बाद फिर आप अपने शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। तो पहले सिस्टमेटिकली, राइट। चलिए, सो लेट मी इरेज दिस नाउ। Okay, question number 3. Question number 3 says integration of x and y with respect dx dy. Now it is said in the first quadrant I have to integrate for this. अब ध्यान रहे इंटीग्रेशंस की लिमिट्स बनानी पड़ेंगी मुझे। फिर से वही कि पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं एक बार। एक्स वाई इक्वल्स टू 16, y equals to x, y equals to 0 and x equals to 8, right, x equals to 8. So let's say this is your coordinate frame. अब y equals to x is this straight line, right, this is here y equals to x, right. Now y equals to 0, is this x-axis. Y equals to 0, sorry, what I have shown, this only x-axis, ठीक है, y equals to 0, and x equals to 8. Let's say this is x equals to 8, right, and this. Now what it is saying, x equals to y, or you can say y equals to 16 by x. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज हाइपरबोलिक काइंड, आई मीन लाइक दिस। तो हम देख लेते हैं कि कैसा फंक्शन बनेगा। इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। देखिए, अगर हमको दो डिफरेंट कर्व दे रखे होते हैं, देन वी कैन हैव द इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी एक बार निकाल कर देख लेते हैं, वो कहाँ लाया करेगा और कैसे होगा अपना, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालता हूँ 16 by x, so as soon as you are increasing x, जैसे जैसे आपका x का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, आपका वैल्यू जो है वो ये डिक्रीज करता जाएगा। तो ये हाइपरबोलिक बनेगा, लेकिन कहीं कुछ इस काइंड का बनेगा, राइट, लाइक दिस। जैसे जैसे आपका x इंक्रीज करेगा, y का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है, एंड 0 पर ये एक्सटेंड कर देगा, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा, राइट। तो अब हमें देखना है ये कहाँ पर जाएगा। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन को भी कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा और ये इसको भी कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो पहले देख लेते हैं कौन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले इसका देख लेते हैं, इस वाले का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिलेगा, इसका। और ये वाला कर्व कौन सा है, ये। ध्यान रहे, हमको पहले नेचर पता होना चाहिए। ये वाला हाइपरबोलिक कर्व है, राइट। तो ये वाला कर्व यानी ये, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, ये वाला है x इक्वल्स टू 8 और ये वाला है y इक्वल्स टू 16 by x। तो ध्यान रहे, हमारा इंटरसेक्शन कौन कौन कर रहा है, ये वाला कर्व इस पॉइंट पर कर रहा है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। x के फॉर्म में तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। x के फॉर्म में तो देखो 8 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, y के फॉर्म में नहीं पता है, ठीक है। अभी फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि हमारा देखो ध्यान से देखो,
एक्स एक्सिस ये, वाई इक्वल टू एक्स ये, और ये वाला कर्व ये, इनसे बाउंडेड जो एरिया है ना वो ये वाला है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो। तो इसीलिए वी आर इंटरेस्टेड इन लोअर मोस्ट एरिया, इसीलिए हमको ये वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट की हमें आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि हम 12th में क्या करते थे, क्योंकि x के अलोंग है तो मेरे पास यहाँ पे y का अपर लिमिट कुछ और है और यहाँ पे y का अपर लिमिट कुछ और है, फंक्शन ऑफ y, राइट, कुछ और है। तो इसीलिए मेरे को ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए मेरे को इस वाली स्ट्रेट लाइन को और इस कर्व को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को ऑलरेडी पता है y इक्वल टू एक्स पता है, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सो x इक्वल टू 16/x, इसको इधर ले जाते हैं। सो आई लेफ्ट विथ x स्क्वायर इक्वल टू 16 विच गिव्स यू x इक्वल टू +-4 +-4। सो +-4, अब देखिए x की वैल्यू 4 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, 4 पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इसने, ठीक। सो अल्टीमेटली दिस और y का वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हमको केवल ये पता लगाना था क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेट करने के लिए जाऊँगा, सोचिए यहाँ से मैं इंटीग्रेट करने के लिए जाऊँगा ये वाले रीजन को, यहाँ से ये एक स्ट्रिप कट करूँगा ये वाला, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से एक स्ट्रिप कट करूँगा ये वाला, राइट। तो अब देखिए ये मेरे को एरिया टुवर्ड द एक्स एक्सिस, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, मुझे वो निकालना है। इसका मतलब पहले मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा y का इंटीग्रेशन एंड देन एट लास्ट x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो y की लिमिट्स पहले इस वाले एरिया के लिए देखो, लेट्स से O A B C एंड D, राइट, इस तरीके से। सो अगर मैं ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करता हूँ x into y dy dx will be, it can be broken into two pieces, right, OAB plus integration ABCD, राइट। तो इस पर हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उस फंक्शन के साथ साथ जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से नहीं लेना है आपको, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिएगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू सेव द स्पेस, राइट। सो अल्टीमेटली नीचे ही लिखते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर, राइट। अब इस वाले रीजन के लिए हम लिमिट्स दोनों लिखेंगे, ध्यान रखें। अब देखिए मेरा लोअर लिमिट जो है y का वैल्यू इस x एक्सिस पर क्या है 0, और कहाँ तक जा रही है ऊपर की वैल्यू जो है हर पॉइंट पर x के साथ साथ चेंज हो रही है, लेकिन वो कैसे चेंज हो रही है, इस इक्वेशन से चेंज की जा रही है y इक्वल टू x। सो 0 से y इक्वल टू x यानी y1 तक, y1 होगा वो आपका x तक चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं इसको y1 ना लिखकर सीधे x लिखूंगा, ठीक है। अब और x की लिमिट इस एरिया के लिए, इस एरिया को वैल्यूट करने के लिए 0 से b तक जा रही है, यानी 0 से 4 तक लिमिट जा रही है। अब फंक्शन कौन सा है, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, एक्स वाई को ही, dy पहले एंड देन dx प्लस फर्दर। अब इस तरफ वाले एरिया को निकालते हैं। ये एरिया क्या है आपका, ध्यान रहे जब भी आप एरिया को ये लिमिट्स लगाते हैं, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले लिमिट्स को एटलीस्ट एक बार फिर से चेक करना है, ध्यान रहे इस चीज का ना। तो b से c तक के लिए हमारा डबल इंटीग्रेशन है x into y अगेन dy एंड dx। अब देखिए y का लिमिट्स फिर से यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है और ये वाला कर्व तक जा रहा है। ये वाला कर्व क्या है, y इक्वल्स टू दिस, तो 0 से शुरू हो रहा है, y इक्वल्स टू 16/x तक जा रहा है ना। b से c तक के लिए, b से c तक मीन्स 4 to 8, इतना में हमारा इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो b से c तक इतना इंटीग्रेशन फॉर अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस, दिस इज दिस, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अब दैट्स इट, हमारा लिमिट्स अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाता है। इसके बाद तो आपके पास वो 12th वाला जो बच्चों वाला इंटीग्रेशन रह जाते हैं केवल वही है, ठीक है। सो 0 to 4 x y 2/2 0 to x plus 4 to 8 x y 2/2 0 to
16/x, राइट। तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो द मोमेंट आई विल पुट द लिमिट्स 0 to 4 x square by 2, or I should make it 3 and with respect to dx, अभी हमारे पास बचा हुआ है, राइट। अगेन x cube x into 16/x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स dx 4 से 8, ठीक है। आई होप यू कैन इंटीग्रेट दीज इंटीग्रल्स, ठीक है। जो भी इंटीग्रेशंस आएंगे आप उनके प्रॉपर वैल्यूज के साथ लिख देंगे, राइट। सो दिस इज डन, राइट। ओके, द नेक्स्ट इंटीग्रेशन, इसको हमें परफॉर्म करना है। इसमें भी हमको फिर से वही काम करना, हमने कौन सा परफॉर्म कर दिया है? ओह, मैंने नीचे वाला परफॉर्म कर लिया, क्वेश्चन था ये वाला। ओके, सॉरी। सो या कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपको परफॉर्म इसी तरीके से करना है। यहाँ पर x था तो इसमें तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। x इंटू वाई की जगह वो केवल आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म रखेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप इसे परफॉर्म कर लेंगे, राइट। तो इसमें कोई बड़ा डील नहीं है। मैंने यहाँ फंक्शन जो है स्विच कर लिया है, ठीक है, राइट। सो ये मिक्स कर रहे हैं। मैं इसका आपका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ इस वाले फंक्शन के लिए। फंक्शन से फर्क नहीं है, जो हमारा एरिया बाउंडेड है हमको उसका रीज़न निकालना है। हमको उसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स एटलीस्ट निकाल लेनी है। लिमिट्स तक निकाल के छोड़ देता हूँ उस वाले का, इस वाले का, ठीक है। उसके बाद आप खुद परफॉर्म करेंगे, बिकॉज उसके बाद तो ईजी हो जाता है क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ, राइट। सो लेट मी रेज दिस क्वेश्चन रिमेनिंग सेम। Right. Okay, so this is again x y dx dy, ठीक है। फंक्शन वही था, मैंने गलती से नीचे वाली लिमिट्स उठा ली थी, लिमिट्स बाउंडेशंस उठा लिया था, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस। सो ओके, सो ये है हमको दे रखा है x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस ऊपर वाला पार्ट, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी, x ग्रेटर देन 0 इस तरफ वाला पार्ट, y ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कवर किया गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, और ये वाला इक्वेशन जो हमारा है वो है हमारा सर्कल का इक्वेशन। सो दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कल whose radius is given by a, right, and you will have to evaluate this whole integration for these curves, right. So let's say this, ठीक है। आप इसके लिए परफॉर्म करेंगे। मैं लिमिट्स यहाँ क्रिएट कर देता हूँ एंड एट द एंड यू विल हैव टू परफॉर्म इट। देखिए y की वैल्यू यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है। ये वाली बाउंडेशन ऑफ y इज गिवन बाय, ये कर्व जो था वो था आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से y जो शुरू होता है आपका वो होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में, ठीक है। देखिए माइनस में क्यों आया, क्योंकि y का वैल्यू नीचे भी, अगर ये सर्कल हम कंप्लीट करते तो नीचे भी जा रहा था, ठीक है। हमने प्लस वाला लिया, इसीलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले रहे हैं, इसीलिए मैं केवल प्लस वाला लूँगा, माइनस को छोड़ दूंगा, ठीक है। सो 0 से y के ये वाले वैल्यू तक जाएगा, यानी 0 से y का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एंड फ्रॉम इंटीग्रेटिंग फंक्शन इज x इंटू वाई विच इज dy, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एंड देन dx x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक परफॉर्म किया जाएगा, 0 से लेकर a तक, x का लिमिट। ध्यान रहे ये स्ट्रिप जो आप क्रिएट कर रहे हैं, सबसे ईजीएस्ट वे कि आप जो स्ट्रिप क्रिएट कर रहे हैं, आप यहाँ से स्ट्रिप क्रिएट करेंगे, स्ट्रिप कर्व के साथ ही चलेगी। जैसे जैसे कर्व के साथ आप राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो ये स्ट्रिप की जो ये वर्टिकल लाइन है वो भी कम होती जाएगी, श्रिंक होते होते फिनिश हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं कि साइमल्टेनियसली आपका वर्टिकल भी चेंज हो रहा है और हॉरिजॉन्टल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन परफॉर्म करते समय पहले हम कंट्रोलिंग वे में हम y को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मीन्स y को कंट्रोल कर रहे हैं, देन x को कंट्रोल कर रहे हैं, वन बाय वन,
ठीक है। सो 0 से a तक होपफुली यू विल बी एबल टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको परफॉर्म कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने देखा है, ठीक है, यहाँ से इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, आप यहाँ से आगे परफॉर्म कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। सो जब आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा, ये पावर हाफ भी हट जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है। सो डू इट राइट। नेक्स्ट, सो पोलर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। हमको ये पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट में अगर मेरे पास कोई r वेक्टर है and if it is making theta angle, then in terms of Cartesian coordinate, this is your x, this is your y. I know this x is given by r of cos theta, y is given by r of sin theta, right? So these are the transformation of polar coordinate whenever I am fixing or I am varying r and theta. So ultimately this x will be some function of r and theta, and this y will also be some function of r and theta. तो r and theta के हमारे फंक्शंस रहेंगे, इन फंक्शंस की फॉर्म में हमको वेरी करना है, जैसे हम इसमें वेरी कर रहे थे और इसमें हम इंडिपेंडेंट एज्यूम करके चल रहे थे, बिल्कुल उसी बेसिस पर हमें आगे ये परफॉर्म करना है। पहले हमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पोलर फॉर्म में दे रखा है, उसको हमें इजीली इंटीग्रेट करना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इनको हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, सो लेट मी इरेज दिस। ये हम सारा नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सी, जब भी हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स एक बार में दीजिए। वीकली आप अपना प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, प्रॉपर वे बनाइए सेल्फ स्टडी का, ठीक है। व्हेनेवर यू आर इन ग्रेजुएशन, सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम। 3 to 4 इयर्स जो आपके पास होते हैं, 3 इयर्स फॉर BSCs एंड 4 इयर्स फॉर BTechs, ये जो 3 से 4 साल होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम होता है, उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये ध्यान रखना, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ द सक्सेस। मीन्स आप यहाँ से एग्जाम्स तो क्लियर कर लेंगे, ये सब जो मैं बता रहा हूँ आप इस ट्रिक्स को यूज करके एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर्स उठा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, एंट्रेंसेस क्लियर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना जरूरी है। आई सॉ इन मेरे आसपास, मैंने मेरे जूनियर्स, सीनियर्स और हमारे बैच के मैंने देखा जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों के मार्क्स मुझसे भी ज़्यादा आया करते थे, हमसे भी ज़्यादा आया करते थे, वो लोगों के एंट्रेंसेस क्लियर नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो एंट्रेंस क्लियर करने के लिए आपको बैठ कर सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करना ही होगा। शॉर्टकट तरीके से केवल आखिरी 2 दिन में पढ़ेंगे, सच में नहीं होने वाला है, देखना, ठीक है। चलिए, सो दैट्स व्हाई आई एडवाइस कि कर लेना, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को परफॉर्म करते हैं। इट सेज 0 से π/2 इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएटेड 0 से a cos theta and then r a square minus r dr भूल गया, there must be dr, ठीक है। dr with the theta, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको वैल्यूएट करना है, and it is not difficult to evaluate this. Let's say this is t, इंटीरियर वाला, so a square minus r square is equal to t, and it is minus 2r dr is equals dt, and r dr is nothing but dt by 2, right? So इसके अकॉर्डिंग आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से π/2। अभी फिलहाल लिमिट्स को छोड़ दीजिए, लिमिट्स हम बाद में लगा देंगे, पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी सोचिए, ये r और dr इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो r dr का वैल्यू dt by 2 माइनस का dt by 2 एंड अंदर वाला स्क्वायर रूट ऑफ t एंड देन ये पूरा d ऑफ थीटा। लिमिट्स हम बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। अब माइनस को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, एंड एक्चुअली -1/2,
ठीक है, एल से -1/2, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 3/2 and integrated, right, without this प्रॉपर तरीके से डी थीटा। अब पहले टी को वापस फ्री पुट कर लीजिए जो हमारा था वेरिएबल, ठीक है, -½ अच्छा सी हाफ से हाफ भी कट गया, कैंसिल हो गया, सो -1/3 and integrated over this t variable is re-put, I can re-put this t variable की पावर 3/2, right, and अब मैं इसमें लिमिट्स पुट करता हूँ 0 से a cos थीटा d थीटा। ध्यान रहे हम जैसा कि 12th क्लास में क्या करते थे कि पहले हम जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते थे, एंड देन उसके बाद एट लास्ट हम लिमिट्स पुट करते थे। यही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि पहले इंटीग्रेशन कर लो, उसके बाद फिर आप वापस लौट कर आओगे लास्ट वाले इंटीग्रेशन को छोड़कर, जब आप इसमें वापस लौट कर आओगे वैल्यूज पुट कर लोगे, फिर आप लिमिट्स पुट कर दीजिए, ठीक है। हम जब लिमिट्स पुट करेंगे इसकी, आप व्हाट डू आई लेफ्ट विद, सो इंटीग्रेशन राइट, इट इज a square minus a square cos square theta की पावर 3/2 माइनस ये पुट करूंगा तो a की पावर 3 थीटा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे सेम, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसमें से इसको बाहर निकाल लीजिए, a³ फिर से आ जाएगा, a³ इसमें से आएगा बाहर, ठीक है। जब a स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर से हाफ कैंसिल हो जाएगी, a³ बाहर आ जाएगा, a³ इसमें से बाहर आ जाएगा, सो देयर इज माइनस साइन a³/3 इंटीग्रेशन एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विल बी sin स्क्वायर थीटा, एक्चुअली क्यूब थीटा, स्क्वायर से हाफ कैंसिल हो जाएगी, पावर sin क्यूब थीटा माइनस 1 d थीटा। और ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5/2। नाउ होपफुली यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट दिस। आपने वो फॉर्मूला देखा होगा sin 3 थीटा वाला, sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। इसको हम इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको इंटीग्रेट जरूर कर सकते हैं। आगे चल के हमारे पास और बीटा गामा फंक्शंस आएंगे, बीटा गामा फंक्शंस में हमारे पास आगे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट सक्सेसिव सीरीज में हमारे पास आएंगे। तो बीटा गामा फंक्शंस जो होंगे उनमें हम इनको इंटीग्रेट कर पाएंगे इजीली डायरेक्टली, ठीक है, जिनके हम आंसर्स डायरेक्टली केवल देख कर लिख सकते हैं। अभी फिलहाल हमको वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए जिसकी फॉर्म में हम इनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो होपफुली इससे आगे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो डू यूज दैट sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला एंड देन रीसब्स्टिट्यूट कीजिए एंड देन इवैल्यूएट कीजिए, राइट। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मैं एंड तक यहाँ तक ले जाने के बाद इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव कि आपको जो ग्रेजुएशन वाला इंटीग्रेशन है एटलीस्ट वो तो आता ही है, बिकॉज यू ऑल आर मोर देन एवरेज कैटेगरी, ठीक है। एवरेज या इससे ऊपर की कैटेगरी तो है नहीं, तो इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली सबने परफॉर्म किया ही है। सो आई कैन इरेज दिस, ठीक है। नेक्स्ट, so it's roughly 1 hour. Right. Now, question number 6. Question number 6 में हमें इंटीग्रेट करना है जिस r की पावर 3 dr d theta, r will be starting from 2 cos theta to 4 of cos theta. Now important task is कि भैया हम इनको प्लॉट कैसे करेंगे। इसमें तो हमको लिमिट दे रखी थी, इसमें हमें लिमिट नहीं दे रखी ना। अभी देखिए, प्लॉट करने के लिए पहले तो सिस्टमेटिकली फॉलो करना है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, राइट। अब सोचिए r की हम वैल्यूज को वेरी कर रहे हैं। सबसे पहले r का वैल्यू 0, थीटा, आई एम अज्यूमिंग दैट माय थीटा इज
स्टार्ट एंड फ्रॉम द, क्योंकि हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट में हमारा एंगल जो है वो हमारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ शुरू होता है। सो वंस आई पुट फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान रखना फर्स्ट इक्वेशन में आर, जो आर का मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान रहे आर का मॉड्यूलस जो होगा वो आपका यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आपकी, वो आर की वैल्यू 2 हो सकती है। तो ध्यान रहे जब थीटा का वैल्यू 0 है, यानी थीटा का वैल्यू 0 है, तो लेट्स से इट इज दिस, ठीक है 2। अब द मोमेंट यू इंक्रीज द थीटा, अब आपको ये पता है जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करते हैं तो cos ऑफ थीटा विल डिक्रीज, राइट। तो cos 0 इज मैक्सिमम विच इज 1। द मोमेंट यू इंक्रीज द एंगल, माय cos थीटा इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हमारा cos थीटा डिक्रीज करेगा, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो 2 से कम वैल्यू आएगी, राइट। सो लेट्स से कि आपने जो थीटा का वैल्यू है वो आपका 30 कर दिया, 45 कर दिया, 60 कर दिया, cos 60 इज हाफ, तो हाफ अगर यहाँ पे cos 60 रखा रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली द मोमेंट यू इंक्रीज दिस, सो जो आपका जो वैल्यू है, यानी आप वाई एक्सिस तक क्या करेंगे, फॉल करना शुरू कर देंगे, यानी आपका ये रेडियस है वो श्रिंक करना शुरू कर देंगे, यानी रेडियस आपका क्लोज 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 आता जाएगा, आर की वैल्यू कम होता जाएगा द मोमेंट यू इंक्रीज। और जब आपका जो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, उस टाइम पर 90 डिग्री हो जाने पर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये श्योर है कि आर यहीं के यहीं से मट जाएगा, आर इससे नीचे पीछे जा नहीं सकता, ध्यान रहे, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ से शुरू करके, अब देखिए एक बार अगर मैं ये बनाता हूँ, सोचिए एक बार, ये देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इस टाइम पर ये है थीटा, ठीक है। द मोमेंट यू इंक्रीज, और ये वाला एंगल, इस पर कुछ एंगल होगा और इस डायरेक्शन में कुछ एंगल होगा, देयर इज एंगल द मोमेंट यू इंक्रीज द एंगल। तो ये 90 डिग्री पर इसका जो देखो आर का वैल्यू है, आर इज गिवन बाय दिस वेक्टर, दिस लाइन जॉइनिंग द वेक्टर टू द कर्व, ये हमारा कर्व है ये वाला, ठीक है। इस कर्व को जॉइनिंग जो वेक्टर होगा वो डिक्रीज करता जा रहा है, उसका लेंथ जो है डिक्रीज करता जा रहा है, आर का वैल्यू द मोमेंट यू इंक्रीज द थीटा। तो इस पॉइंट पर आने के बाद वापस थीटा ही श्रिंक कर देगा, आर का वैल्यू श्रिंक करके 0 हो जाएगा जैसे ही थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। सो अल्टीमेटली माय कर्व इज सिंपली दिस, ठीक है। और अगर आप इसको नीचे की तरफ इंक्रीज करेंगे नेगेटिव में एंगल, ठीक है, नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली इट विल फॉर्म लाइक दिस, क्योंकि हमारा एक सर्कल क्रिएट करेगा, ठीक है, सर्कल ऑन द टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैविंग वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, राइट। सिमिलरली ये वाला है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, आर इक्वल्स टू 2 से शुरू हो रहा है, तो ये वाला 4 से शुरू होगा, डेफिनेट है, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको इंटीग्रेशन जो है इनको हम इस तरीके से कॉमन रखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने उसमें एरिया बताया था, ऐसे इसमें भी कुछ एरिया होगा स्टार्ट ये अब देखिए ध्यान से कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एंगल जो है ये है डी थीटा, ठीक है, क्योंकि अब ध्यान रहे, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स आर डी थीटा आर डी थीटा, डी आर डी थीटा। सो दिस डी एक्स डी वाई इज गिवन बाय दिस। अभी हम इसको देख लेते हैं कैसे आएगा, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। डी एक्स डी वाई वो स्मॉल सेक्शन, अब देखिए डी थीटा, ये जिस पॉइंट पर मैंने थीटा दे रखा है उसमें स्लाइट वेरिएशन अप साइड में मैंने किया, तो ये स्मॉल स्ट्रिप जो होगी वो डी थीटा होगी। अब आर में स्मॉल वेरिएशन, डी थीटा ये हो गया, आर में स्मॉल वेरिएशन, आपने यहीं पर कट किया ये स्मॉल सेक्शन, ये अब मैं इसका मैग्निफिकेशन कर रहा हूँ, ये है सेक्शन, ठीक है, ये है आपका डी आर और ये था आपका आर्क, तो यहां से यहां तक का लेफ्ट से ये होता है आपका आर, एंड यहां से यहां तक का हो जाता है डी आर, तो यहां तक का डी आर, तो दिस विल बी योर डी आर, व्हाट दिस विल बी if it is d theta, then what this arc will be, r d theta, theta equals to arc upon radius से r d theta, so it will be r d theta। so अब ये ध्यान रखिए
ये हमारे इन्फिनिटली स्मॉल है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल सेक्शंस है, ये भी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, ये भी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, तो इट विल बी रफली ए रेक्टेंगल। एंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दिस इनटू दिस dr इनटू r d थीटा, ये हो जाएगा जो कि आपका ये है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि भैया मैंने ये इस वाले का टोटल का एरिया निकाल लिया, और इसमें अब आप जैसे हमने इसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया, अप्रॉक्सीमेशन क्या यूज़ किया कि भाई ये आर्क जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो अगर आपको इस अप्रॉक्सीमेशन से प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर भाई देखिए ये वाला अप्रॉक्सीमेशन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि अगर मैं मान लीजिए कि ये वाला एरिया को मैं डी ए बोल देता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है, डी ए कैन बी वैल्यूटेड एज आर प्लस डी आर रेडियस का हमारे पास ये बन रहा है सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर का, इस सेक्टर का एरिया है डी थीटा डिवाइडेड बाय होता था ना थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर वगैरह वगैरह करके हम एरिया निकालते थे किसी एक सेक्टर का 10th क्लास में, राइट। तो थीटा विच इज दिस डिवाइडेड बाय 360 विच इज 2 पाई into pi r square, what is this r, this is r plus dr, ठीक है। ये हमारा हो गया इतने वाले का एरिया, यहाँ से ये सारे का एरिया सेक्टर का, माइनस अब नीचे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, अगेन डी थीटा बाई 2 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड व्हेन यू टेक दिस डी थीटा कॉमन, डी थीटा बाई 2 कॉमन, एंड यू लेफ्ट विद इसका स्क्वायर बोल दीजिए आर स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस 2r dr माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एंड दिस डी आर का स्क्वायर, जब हमारा डी आर ऑलरेडी स्मॉल है, स्मॉल क्वांटिटी का फर्दर अगर हम पावर्स रेज करते जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 0.1 है, अगर आपने 0.1 का स्क्वायर कैलकुलेट किया तो इट विल बिकम 0.01, और भी छोटा हो गया, राइट। तो स्मॉल क्वांटिटीज को जैसे ही आप पावर रेज करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाता है, श्रिंक कर देता है। आई कैन नेग्लेक्ट दिस, आई लेफ्ट विद ओनली दिस, सो अल्टीमेटली डी थीटा बाई 2 एंड दिस इज 2r dr, 2 से 2 कैंसल, आई लेफ्ट विद r dr d थीटा। तो हम इस तरीके से भी ये एरिया को निकाल सकते हैं। फिलहाल हमको ये तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, सो हम इसको परफॉर्म करने के लिए अब हमारे पास ये सारा मटेरियल कलेक्टेड है, हमको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमको ये भी पता है। सो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होना है, ये सभी चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन, क्योंकि आर लिखा हुआ है, इसे हम आर के ऊपर ही इंटीग्रेशन कर देते हैं, बाद में हम इसकी देखेंगे। अच्छा, लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ध्यान है आर की लिमिट्स यहाँ से यहाँ तक जा रही है। आर की लिमिट एक ये थी, एक यहाँ से यहाँ तक जा रही है। आर इक्वल टू 2 cos थीटा से आर इक्वल टू 4 cos थीटा तक जा रही है। यहाँ से आर शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, along the same section small variation of d theta। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ आपको माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, सो अल्टीमेटली दिस r cube dr d theta, राइट। लिमिट्स, सबसे पहले हम लिमिट्स r पर रखते हैं। r की लिमिट्स क्या है, 2 cos थीटा से 4 cos थीटा, राइट। अभी देखिए, एंड अब देखिए थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो -π/2 से ऊपर π/2 तक जा रहा है, तो इसके लिए लिख सकता हूँ -π/2 से π/2 तक जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा थीटा जो है, एंगल जो है वो वेरी कर रहा है। तो देखिए, अगर आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए जाएंगे, सो इट विल बी r की पावर 4/4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं r के एस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, एंड देन थीटा एंड लिमिट्स 2 cos थीटा 4 cos थीटा, व्हाट डू यू लेफ्ट विद -π/2 से π/2 r की पावर 4 यानी 4 की पावर 4 cos 4 थीटा -2 की पावर 4 cos 4 थीटा।
डिवाइडेड बाय 4b थीटा। अब देखिए cos 4 थीटा दोनों में सेम है, ठीक है। और ये 4 की पावर 4 इज 16 to 56, so it will be 256 minus 2 4 4 16 cos की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4, राइट। d ऑफ थीटा 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, व्हाट डू यू लेफ्ट विथ 64, if I'm not wrong then it will be 64, right। 64 होगा, कर लेते हैं 6 हाँ ठीक है, 64 minus 4 it will be 60, so let me take it common, 60 cos की पावर 4 d थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, प्रॉपर्टीज लगा दीजिए लिमिट की, तो 0 से पाई बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स एंड इसको ट्वाइस फैक्टर आगे ले आएंगे तो इट विल बी 120 एंड होपफुली यू कैन कैलकुलेट दिस। अगेन मैंने क्या बोला था, बीटा गामा फंक्शंस हमारा फिर से आएगा, जहाँ पे हमारे कॉस और साइन की कुछ भी पावर होगी हम उसको इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ भी रियल नंबर्स पावर होंगी तो हम उनको इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे। फिलहाल हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपका 12th क्लास में आपने परफॉर्म किया था। 12th क्लास में हमारे पास इंडिकेशंस थे, ठीक है, मिसलेनियस वगैरह में हमारे पास कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज थे, उनको जरूर परफॉर्म करना है, ठीक है। हम एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए वाइंड अप करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम चेंज ऑफ वेरिएबल के थ्रू करेंगे, मीन्स जो हमको वेरिएबल दे रखा है उसको आगे पीछे करके करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पहले इंटीग्रेशन में परफॉर्म करना, बाउंडेडली करना पड़ेगा पहले आर का इंटीग्रेशन, क्योंकि इसकी लिमिट्स आर की ही दे रखी हैं। लेकिन अब हमारा आगे चल के हमारी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको बोला ही जाएगा कि नहीं, इसको पहले आर पर मत करो परफॉर्म, आप पहले थीटा पे परफॉर्म कीजिए, उसके बाद आर पे कीजिए। यानी आपको चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर का इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है आपको, ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। तो वैसे वाले क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास कंप्लीटली डेडिकेटेड होगी उन्हीं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट विल बी 0 to 2 2x square minus x square plus y square dx dy, राइट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैंने यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो यानी हमको करना ही है पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू। अब हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है। लेट्स अज्यूम x is equals to the r cos theta, y is equals to the r sin theta, and dx dy can be written as r d theta dr, right? So I can substitute all these things. Now लिमिट्स पर भी हमें वेरिएशंस कर रहे हैं। अभी देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये हमारी लिमिट्स है y की, तो हमें पहले y की लिमिट्स को वेरी करना पड़ेगा। तो y पर ध्यान दीजिए, जब आपका y 0 है तो उस टाइम पर इफ आई टॉक अबाउट, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दें तो आई लेफ्ट विद r स्क्वायर, इट विल बी r dr d थीटा। अब लिमिट्स पर ध्यान दीजिए कि ये थी y की लिमिट 0 है, इसका मतलब थीटा, हम पहले r के लिए देख लेते हैं कि r की लिमिट क्या होगी। r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। r की लिमिट 0 से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी, देखिए ये इसमें पुट कीजिए, इस वाले फंक्शन में यहाँ पुट करते हैं 2x स्क्वायर, सही लिखा है मैंने, I made a mistake. Let me check it. It is not 2x square. It may be 2x only. Let me check it. What is the question?
Question, where is the question? The last question. It is 2x. It is only 2x, right? So it was only 2x. क्योंकि 2x स्क्वायर होता तो पहले ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, x स्क्वायर, राइट? सो इट विल बी x स्क्वायर ओनली, राइट? सो ये हमारा जो है वो y का वैल्यू है। अब हम देख लेते हैं, एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ वैल्यू वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, y का वैल्यू क्या है? इट इज r ऑफ साइन थीटा। x का ये राइट हैंड साइड में क्या है? तो x का वैल्यू क्या है? इट इज r ऑफ cos थीटा, r ऑफ cos थीटा माइनस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, राइट? सो नाउ दिस इज व्हेन यू स्क्वायरिंग बोथ साइड, r स्क्वायर sin square theta and 2r cos theta minus r square cos square theta। जब आप इसको इस तरफ लेकर आएंगे, you left only r square 2r cos theta, right? ठीक है, ये जब इस तरफ आएगा तो r square कॉमन निकालेंगे, sin square theta plus cos square theta is 1, राइट? अब इसमें सारे को इधर लेकर आइए, r कॉमन निकाल दीजिए, r माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है? आइदर r इज इक्वल टू 0, लेकिन r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू 0 तक ही जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये वाला 2 है, तो इसका मतलब ये होता है r की वैल्यू 2 ऑफ cos थीटा तक जाएगी, यानी 2 ऑफ cos थीटा तक जाएगी, राइट? तो यहाँ से हमें ये पता पड़ता है ना। अब हमारा ये हमारा था x का लिमिट्स, x का लिमिट्स हम देख लेते हैं। x का लिमिट्स कहाँ से? 0। x का लिमिट्स अगर 0 हो रहा है, अब इस वाली इक्वेशन से यहाँ से देखिए, अरे आ गया या x का लिमिट 0 हो रहा है तो हमें ये ऑलरेडी पता है दिस 2 cos थीटा, दिस मीन्स वेट या इसको देखिए, x इक्वल टू 0 विच इज r cos थीटा। इसके थ्रू अगर मैं 0r cos थीटा इससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? या फिर r की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो सिंपली cos थीटा इज 0, दिस मीन्स π/2, ठीक है? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा अगर 0 आ रहा है तो थीटा का वैल्यू π/2 होना चाहिए। एक तो हमारा ये लिमिट आ गया। दूसरा, अगर 2 रखना है तो अगर मैं इसको 2 रख देता हूँ, x इक्वल टू 2 r cos थीटा एंड r का वैल्यू 2 cos थीटा 2 से कैंसिल cos स्क्वायर थीटा 1 तक जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा। और ये 1 कब आता है? जब हमारा 0 होता है, ठीक है? सो हाउ इट इज cos स्क्वायर, इट इज cos स्क्वायर थीटा एंड सामने 1 हो जाएगा। तो सामने 1 हमारा कब होता है? +-1 आएगा। तो +-1 से आप इसमें वैल्यूट कीजिए, ठीक है? तो उसके थ्रू हम इसको वैल्यूट करते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम रीजन बाउंडेड भी निकालते हैं। आई फॉरगॉट टू कैलकुलेट इट। हमको रीजन बाउंडेड भी निकालना चाहिए, ठीक है? सो व्हाट इज द रीजन बाउंडेड? जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो व्हाट विल लेफ्ट विद इसको स्क्वायर करने का, सो इट इज y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। सो दिस विल बी नथिंग बट अ सर्कल, ठीक है? सर्कल वो भी x एक्सिस के अलोंग शिफ्टेड, ठीक है? इट विल बी सर्कल एंड इट विल बी शिफ्टेड अलोंग x एक्सिस। उसका ओरिजिन जो होगा, हमें जो सेंटर होगा वो स्लाइटली x एक्सिस की तरफ शिफ्टेड होगा। तो हमको वो सारा रीजन निकालना है जिसके हमारा इसके पॉजिटिव में बाउंडेड रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है? कि सारी ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं यहाँ पे। y भी 0 से पॉजिटिव जा रहा है, x भी 0 से 2 जा रहा है, यानी ये सारा, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख कर बता सकते हैं। अल्टीमेटली अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे हमने इनमें इंटीग्रेट किया था उसी तरीके से इस इंटीग्रेशन को वैल्यूट कीजिए। r³ हो जाएगा, ठीक है? r³ को इंटीग्रेट कीजिए जैसा कि हमने इसमें वैल्यूट किया था, बिल्कुल सेम टू सेम हो गया इंटीग्रेशन जैसा कि ये वाला, ठीक है? राइट, तो जस्ट लिमिट्स डिफरेंट है, ठीक है? ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है? इसको वैल्यूट कर लेना।
हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम कैसे वेरिएबल्स को चेंज करके और इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन